नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी है। आपको सोशल साइंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और वैसे तो आपको पहले क्या देखिए जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर इनके याद करेंगे तो आपको पहले चैप्टर अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आपको बताया क्या गया है। तो इस चैप्टर पहले हम इस चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1 में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। हमने संसाधन के बारे में पढ़ लिया था, संसाधन का हमने वर्गीकरण भी यहाँ से कर लिया था, ठीक है। सभी कुछ इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने संसाधनों के प्रकार भी पढ़ लिए थे, ओके, कितने प्रकार होते हैं संसाधनों के, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हमने विकास के स्तर पर संसाधनों के आधार भी पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ये विकसित संसाधन भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, ओके। इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहले क्या मैं आपको चैप्टर पढ़ा देता हूँ, क्योंकि चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाता है तो इनके क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी यहीं से आपके बनेंगे, कुछ अलग से नहीं बनेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाता है अच्छी तरीके से तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का विकास, ठीक है। अभी तक हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे कि संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे भारत में बहुत प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा। तो संसाधनों का विकास क्या होता है, ठीक है। जैसे कि संसाधनों का विकास महत्वपूर्ण है कि अगर संसाधनों का विकास नहीं करेंगे तो मानव जीवन नहीं सही से नहीं चल पाएगा, क्योंकि मानव जीवन के लिए संसाधनों का विकास अति आवश्यक है, ठीक है। अब विकास कैसे, जैसे कि मान लीजिए अब पहले के मानव था तो पहले के जो कीपैड मोबाइल थे उनको चलाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर स्मार्ट मोबाइल आए, ठीक है। स्मार्ट मोबाइल के बाद फिर बिल्कुल देख आप कितनी तरक्की करते जा रहे हैं, यानी विकास करते जा रहा है। अगर पहले ही जैसे अगर वो कीपैड मोबाइल चलाता तुलना में बता रहा हूँ तो उसकी तुलना में ये वाला जीवन काफ़ी अधिक हमारे मानव जीवन के लिए सरल और सुविधाजनक हो चुका है। तो यही बोला गया कि आपको संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, सीधी सी बात संसाधन और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन को हम अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट किस प्रकार कर पाएंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऑब्वियसली संसाधन प्रकृति की देन है, जैसे कि जल संसाधन है वो भी प्रकृति की देन है, ठीक है। और वायु वो भी प्रकृति की देन है, वन वो भी प्रकृति की देन है। बस क्या इनको मानव क्रियाकलापों द्वारा, और अगर कुछ भी संसाधन सभी प्रकृति की देन है। जैसे अगर ये चट्टान है यहाँ पर और इसके नीचे अगर आपके के कोयले की खदान पाई जाए तो भी वो प्रकृति की देन है, बट वो क्या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा यहाँ से कुछ जो भी कुछ निकलती हैं जैसे कोयला मोयला जो कुछ भी वो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप मानव, लेकिन क्या हुआ कि संसाधन प्रकृति की देन, लेकिन परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसे कि जल संसाधन है, ठीक है। जल संसाधन है तो लेकिन क्या आजकल इंसान जल संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में इसकी बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। आप देख पा रहे होंगे जिसके पास जल पर्याप्त मात्रा में होता है तो वो काफ़ी यूज करता है फालतू, यानी कि लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि जल वैसे लिमिटेड है नहीं, लेकिन जो हमारे शुद्ध जो हमारे लिए उपयोगी रहेगा वो लिमिटेड जल है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं वन भी लोग वह काटते जा रहे हैं। कार्बन काटने से वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होगी तो हमको जल नहीं मिलेगा। तो ये क्या प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव क्या लालच बस इनका हास कर रहा है, यानी इनको नुकसान पहुंचा रहा है, ओके। दूसरा और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको मानव ने इसका जो संसाधन है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, संसाधन जो मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका कि मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है तो इसकी मुख्य समस्याएं पैदा हुई हैं, तो आपको वो लिखना है। तो ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला तो आप ये लिख देंगे। दूसरा है कि संसाधन समाज की कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि संसाधन जो ज़्यादा पेशेवर है, जो अच्छे मतलब
अच्छे परिवार से है, जिसके पास मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, तो वो संसाधन को ज़्यादा उपयोग में ला पा रहा है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी और संसाधन मैं आपको बता दिया, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके पास टेक्नोलॉजी है तो वो संसाधन को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। अगर जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन का कुछ काम नहीं कर सकता, वो संसाधन ही नहीं कहलाएगा। तो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो क्या उन्हीं के हाथ में आ गया, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे तो वो अमीर हो जाएगा, और जिसके पास संसाधन हैं ही नहीं, नाम मात्र के हैं, तो वो गरीब हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थर्ड पॉइंट, तो क्या संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो जाए। तो सीधी सी बात है, वैश्विक परिस्थिति यानी कि भविष्य में इसकी कमी को हमने महसूस कर लिया है। ठीक है, पैदा हो जाए, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। तो आपने देखा होगा जैसे कि वन के अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, तो इससे क्या आप देख पा रहे होंगे कि भूमंडलीय ताप भी बढ़ रहा है, ओजोन परत अपक्षय हो रहा है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। इनको रोकने के लिए हमें क्या वृक्षारोपण करना ही है। ओके, और भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का क्षय हो रहा है, जो हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। ठीक है, ये आप क्रियाकलाप हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए ये तो आपका संसाधन हो गया है। ठीक है, पर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। सीधी सी बात है, अगर किसी के पास संसाधन ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, और जो गरीब है तो उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी है तो वो बिल्कुल गरीब होता जाएगा। तो क्या ये जो समाज में तो क्या स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए कि न्याय संगत होना चाहिए। अगर इसके पास ज़्यादा संसाधन हैं, अगर हैं भी मान लीजिए, तो इसको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो गरीब है उसको भी कम से कम मीडियम तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कि न्याय संगत होना चाहिए, दोनों के पास वैसे तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो यही बोला गया है। ठीक है, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ओके, चलिए, इसलिए हर तरह की जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास जो कि हम पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि आपको क्या आर्थिकी पहली बार पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। आपको विकास तो करना है, लेकिन क्या पर्यावरण को क्षति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पर्यावरण को क्षति हो तो वो सतत पोषणीय विकास नहीं होगा। आपको विकास करना है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना। ठीक है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। और जो वर्तमान में विकास प्रक्रिया चल रही है, मान लीजिए अगर आप वर्तमान में कोई आपको संसाधन है उसका आप उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपको क्या पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचाई, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भविष्य में आने वाले लोग हैं उनके लिए ये बचा रहेगा कि नहीं। अगर भविष्य में ये नहीं बचा रहेगा तो फिर भी आपको इतना कोशिश करना है कि भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोग में आ सके। ठीक है, फिर सतत पोषणीय विकास, फिर आपका क्या आता है, फिर आपके नेक्स्ट आता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो ये भी बिल्कुल इसी बारे में बताया गया था कि आपको क्या सतत पोषणीय विकास के बारे में। ठीक है, किस प्रकार आप देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो कुछ लोग हैं जो संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर रहे थे, तो फिर उन्होंने देखा कि ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो इसके बारे में फिर इन्होंने क्या रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने देखिए यहाँ पर देखते हैं जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, उसी के लिए किया गया था। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इन्होंने क्या एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र जो यहाँ पर इन्होंने किया था उस पर हस्ताक्षर किए। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। और
शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति की। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एजेंडा 21 कुछ नहीं है, इसमें जो है सतत पोषणीय विकास को ही बताया गया है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। ठीक है, और सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना हमें विकास करना है, तो वो क्या होता है सतत पोषणीय विकास, यानी एक दूसरे से लिंक है। अगर आप रिलेट करके चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। ओके, और ये एक कार्यसूची है। ठीक है, ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हेतु पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक को ये है कि आपको क्या करना है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करना है और अपना विकास भी करना है। ओके, पर इसके बाद आता है संसाधन नियोजन, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन तो हम पढ़ चुके हैं, नियोजन का मतलब क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं नियोजन की एक सर्वमान्य रणनीति है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत में क्या पाया जाता है, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो कि जिनमें अधिक संसाधन पाए जाते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं कि इनमें बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए इसमें सबसे कम पाया जा रहा है और यहाँ पर सबसे अधिक। ठीक है, तो होता क्या, देखिए इसमें संसाधन अधिक पाया जाएगा तो ये अधिक डेवलप होगा और ये कम होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, नियोजन का मतलब है कि ऐसी स्थिति बनाकर चलना चाहिए, यानी सर्वमान। तो क्या इसका भी हमें विकास देख कर चलना, और इसका तो खैर हो ही रहा है, तो नियोजन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं इसको। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी अधिक अलग अलग खासियत रहती है, कुछ में अधिक संसाधन पाए जाते हैं, कुछ में कम संसाधन पाए जाते हैं। ये और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह की संसाधन की प्रचुरता, जहाँ अधिकता पाई जाती है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है ना। कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे कि जहाँ पर एक ही तरह के बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। अगर किसी स्टेट में कोयला पाया जा रहा है तो कोयला ही अकेला पाया जाएगा, तो आप ही बताइए अगर कोयला अकेला पाया जाएगा तो उसे क्या सभी चीज़ चाहिए जब ही वो हो पाएगा, लेकिन कोयले से डेवलप तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसको अपनी आर्थिक विकास के लिए कोयला अकेला इतना काम नहीं करेगा, तो वह क्या करेगा, अन्य स्टेट से मदद लेगा, और अन्य स्टेट में कोयला नहीं होगा तो वह इस स्टेट से मदद लेगा। इसलिए उसे क्या नियोजन कहा गया, यानी एक दूसरे से आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहिए और अपनी एक दूसरे का आप विकास करते रहिए। ठीक है, इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। ठीक है, उदाहरण कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सर्वाधिक संसाधन पाए जाते हैं और कुछ बिल्कुल, तो हमें क्या दोनों को सेम लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या खनिज और कोयले की। ठीक है, कहाँ पर, जो झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अभी जल संसाधन पाया तो जाता है लेकिन अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएँ। ओके, फिर इसके बाद राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो राजस्थान में पवन ऊर्जा तो पर्याप्त मात्रा में और सौर ऊर्जा, लेकिन क्या उसमें जल संसाधन की कमी है, यानी कि पूरी चीज़ एक ही स्टेट में आपको नहीं मिलेंगी। तो क्या करते हैं, स्टेट एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं कि आपको ये जो चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, तो नियोजन का मतलब यही होता है। ओके, चलिए, जैसे कि अब देख सकते हैं लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। ओके, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, और परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ संसाधन की कमी है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ताकि सभी जो स्टेट हैं वो डेवलप हो सकें। ठीक है, डेवलप किस प्रकार होंगी कि सभी को अपना अपना एक दूसरे से नियोजन करता रहना चाहिए। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार है, तो इसके 3 प्रमुख आधार यहाँ पर देख पा रहे हैं। संसाधन एक सिंपल प्रक्रिया नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है कि इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखना पड़ता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर अगर कोई
स्टेट है तो उसमें संसाधन की पहचान करना है कि इसमें किस प्रकार का, जैसे कि आपने अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कोयला और खनिज पाया जाता है। तो पहले हमें पहचान करना है कि इस स्टेट में कोयला पाया जाता है, तो पहले हम वो करेंगे, ठीक है। पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे तो उस क्षेत्र में जाकर हम सर्वेक्षण करेंगे कि कितनी मात्रा कहाँ पर है। ये मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि यहाँ पर कोयला पाया जा रहा है, ठीक है। फिर हम इसमें यहाँ क्षेत्रीय करेंगे, इतने क्षेत्र में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर इसकी मात्रा करेंगे, फिर इसकी गणना करेंगे। तो यही है कि संसाधन मानचित्र बनाना, फिर मानचित्र बनाएंगे और संसाधन गुणात्मक यानी इसकी और मात्रा, ठीक है, मात्रा का अनुमान लगाएंगे, ठीक है। इसकी गुण देखेंगे। कोयला, देखिए कोयले भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ अचल हो या कुछ अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं अगर हम संसाधन क्या, अगर प्रॉफिट हो, अगर अच्छी टाइप का कोयला होगा तो हम इसे अच्छी टेक्नोलॉजी या लगा सकते हैं इसको खर्च करने के लिए। अगर वही हमें ख़राब मतलब कि लोएस्ट क्वालिटी मिले तो इसके लिए हमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, तो वही मतलब है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी। देखिए संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी के तो होना आवश्यक है, कौशल होना चाहिए और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ठीक है। तीसरा है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो ये क्या राष्ट्रीय विकास योजना में भी समन्वय स्थापित करेगा तभी तो हो पाएगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में राष्ट्रीय विकास योजना में ही समन्वय स्थापित करना होगा। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रयास यहाँ पर करे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो। फिर इसके बाद क्या है कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, ये सीधी बात है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला कि परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में परिवर्तन के अभाव, कुछ अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभाव मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है, तो इससे विकास संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कुछ अभाव है। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी थोड़ी बहुत होती भी है तो लेकिन कुछ संसाधन हमारे पास हैं भी नहीं, तो उससे क्या विकास तो संभव होगा ही नहीं। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हैं, ठीक है। देश में जो बहुत से क्षेत्र संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आप जैसे राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में वायु कितनी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें क्या राजस्थान में जलवायु का हम कहाँ पर इतना पवन का हम यहाँ पर इतना कितना उपयोग, कुछ उपयोग नहीं करवाती, जबकि हवा कितनी ज़ोर से चलती है, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी सही नहीं होगी तो आप संसाधन का करेंगे क्या, ठीक है। उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होती है, वो भी आर्थिक रूप से विकसित होती है। अब कमी होने पर ये कैसे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है तो वे विकसित हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा था। अब नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ से आपको भू संसाधन नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपको संसाधनों का संरक्षण, ये पार्ट 3 में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसकी PDF जो क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।